मैथ प्लस YT। आज हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के पहले ही चैप्टर सेट की, सेट यानी समुच्चय की। तो 11th क्लास में आने वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग दिखेगी, क्योंकि अब तक जो पढ़ा है एक जनरल मैथ थी, सामान्य मैथ थी। अब हम एडवांस मैथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सेट की। क्या होता है सेट, हम इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम सेट के बारे में। देखो, सेट को समझें उसके लिए हम कुछ संग्रह की बात कर रहे हैं, कुछ समूहों की बात कर रहे हैं। उन समूह के बारे में एक बार आप थोड़ा सा गौर कीजिए। पहला है 36 के अभाज्य गुणनखंड। ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं सबके लिए एक जैसे होंगे, यानी हम 5 बच्चों से निकलवाएं इसे, यदि वो जानते हैं तो बिल्कुल सही निकालेंगे और सबके पास एक जैसा ही मिलेगा। तो क्या क्या हो सकते हैं ये 2, 2 और 3, 3। ये हमारे पास 36 के अभाज्य गुणनखंड के पास भी अलग नहीं होंगे। वो गलत निकाल रहा है वो एक अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी 36 के अभाज्य गुणनखंड सब जानते हैं यही होंगे, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान के जिले, राजस्थान के सभी 33 जिलों का एक समूह बनेगा, वो सबके लिए एक जैसा ही होगा। निश्चिंत है हम कि उसमें ये मान होंगे। थर्ड पे आते हैं तो ये कहता है खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहां बताइए, क्या हम 5 लोगों से खतरनाक जानवरों का समूह बनाएं और वो सबके सब एक जैसे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से खतरनाक जानवरों का समूह बनाएगा। यानी किसी के लिए कॉकरोच भी खतरनाक हो सकता है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो शेर पालता हो, तो उसके लिए तो शेर भी खतरनाक नहीं होगा। तो ये एक समूह ऐसा है जहां पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास यहाँ पर वास्तव में एक्यूरेट समूह क्या होगा, सही समूह क्या बनेगा। ये समूह डाउटफुल है। बाकी ये 2 हैं, इनमें हम निश्चिंत हैं कि इसमें कौन कौन से आपके पास जिले आएंगे और यहाँ पर कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएंगी, उनमें हमारे पास कोई डाउट नहीं है। थर्ड पे आते हैं हम x² माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0, इस द्विघात समीकरण के मूल। तो वास्तविक मूल हम जब निकालेंगे तो यदि कोई सोल्व करता है तो सभी के पास केवल 2 और 3 ही आएंगे। यानी यहाँ भी हम निश्चिंत हैं कि मूल हमें मिलेंगे वो 2 और 3 होंगे, चाहे हम किसी से भी इसे कैलकुलेट करवाएं। तो ये सबके लिए एक जैसा होगा। आगे सभी राज्यों की राजधानी का समूह, वो भी हम सभी के लिए बनाएंगे तो एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि वहां पर कोई डाउट से नहीं है, सभी राज्यों के लिए राजधानी हमको पता है। फिफ्थ की बात करें 1 से 25 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं भी फिक्स है कि कौन कौन सी होंगी। हम उनको लिखेंगे तो क्या क्या हमको मिलेंगी, 2, 3, 5, 7, 11, इसी क्रम में 13, 17, 19, ये आपके पास चलती चली जाएंगी। ये सभी क्या है 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या है। हम किसी से भी इसे डिनोट करवाएं तो हर कोई व्यक्ति यही लिखेगा, क्योंकि वो जानता है 1 से 25 की अभाज्य संख्याएं यही होंगी। तो एक निश्चित हमारे पास संग्रह आएगा। तो ये एक निश्चित संग्रह है, ये भी एक निश्चित संग्रह है। राजस्थान के जिले हैं वो भी एक निश्चित संग्रह है। ऐसे ही 36 के अभाज्य गुणनखंड है, वो भी एक निश्चित संग्रह है। पास समूह ऐसा है जो कि सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसके लिए खतरनाक क्या है और कौन सा जानवर खतरनाक नहीं है। तो इस वाले समूह को हम सेट नहीं कह सकते। बाकी जितने भी संग्रह या समूह हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं, या कहें तो समुच्चय कहलाते हैं। तो इन सभी संग्रहों को देखते हुए हम समुच्चय की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि राशियों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है। समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, उनका प्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं, तो ये भी देख लीजिए। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इसी प्रकार से X, Y, Z, इन सब से आप उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। समुच्चय को किससे लिखा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, कैपिटल ABC से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। समुच्चय में आने वाली राशियां हैं या फिर कोई वस्तु है, वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। अवयव यानी एलिमेंट्स। समुच्चय क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर उन्हें समुच्चय के सदस्य यानी मेंबर भी कह सकते हो आप। ठीक। अब जो समुच्चय के अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं,
उन एलिमेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल ABC आदि से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है A। इस सेट A के अंतर्गत आपके पास A और B दो अवयव है। तब अवयव A कौन से समुच्चय में है? समुच्चय A में है, या अवयव A समुच्चय A में से है या A में निहित है। तो इस पूरे अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए हम एक शॉर्ट में लिखने का तरीका बता रहे हैं, वो होता है A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, ये एप्सिलॉन का चिन्ह है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन एक चिन्ह है और इसका यहां पर अर्थ होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू, यानी में है। इट मीन्स अवयव A, इसका अर्थ होगा अवयव A सेट A में है। ठीक है, या अवयव A सेट A में अंतर्निहित है, उसमें शामिल है, उसका हिस्सा है। ठीक है, और यदि ये A में नहीं है, A में समुच्चय A में नहीं है, यदि मैं नहीं लगा दूं तो हम क्या करेंगे? इस बिलोंग्स टू के चिन्ह को काट देंगे, जिसको कहा जाता है नॉट बिलोंग्स टू, कि ये A में नहीं है। आगे बात समझ में है? तो आइए आगे हम बात करते हैं कि तो समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। देखो, समुच्चय को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? दो विधियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं दो विधियां? उनमें से नंबर 1 है आपके पास, वो है रोस्टर रूप, या फिर कहे तो सारणीबद्ध रूप। रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। और सेकंड है, वो है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये दो रूप है। हम पहले वाले की बात करते हैं। नंबर 1 रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप क्या होता है? जब हम किसी सेट के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं यानी एक समूह में लिखते हैं, लगातार एक चेन में लिखते हैं, और प्रत्येक अवयव को कोमा लगाकर, हिंदी में कहते हैं अर्धविराम, तो प्रत्येक अवयव को कोमा लगा के पृथक पृथक करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं सारे, उन सबको सूचीबद्ध करेंगे, प्रत्येक के मध्य में कोमा लगाएंगे और उन्हें मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। यानी सभी अवयवों को हम समूह बना देंगे, उनको कोमा लगा लगा के पृथक कर देंगे और लास्ट में दोनों ओर मझला कोष्ठक लगा देंगे, यानी मझले कोष्ठक के अंतर्गत सारे अवयवों को लिख देंगे। ये रोस्टर रूप होता है, इस प्रकार से लिखा हुआ। जैसे आपको कहा जाए एक सेट A है, वो तो 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं को क्या लिखेंगे? हम मझले कोष्ठक में सभी को लिखेंगे। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या कर दिया? 1 से 9 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को, 10 से छोटी की बात कर रहा है तो 1 से 9 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को लिखा, सबके बीच में कोमा लगा दिया, यानी सबको पृथक पृथक कर दिया और उनको मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया। ये कहलाता है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सभी समुच्चयों को जो भी आपको मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितने भी समुच्चय होंगे सारे इसी प्रकार से लिखे जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम सभी समुच्चयों को रोस्टर रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जो होते हैं उनको कर देंगे, जो नहीं होते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास एक और रूप है समुच्चय निर्माण रूप, हम उससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जो दोनों ही रूपों में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्याओं को कौन कौन से समुच्चयों के नाम के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याएं अंग्रेजी में कहलाती हैं नेचुरल नंबर्स, इसलिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को
n से प्रदर्शित किया जाता है। n यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आती हैं पूर्ण संख्याएं। कैसी आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। और वो किससे शुरू होता है? W से। होल W से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? W कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम इनको प्रदर्शित कर रहे हैं। इनके नामों के फर्स्ट लेटर है ये। पूर्ण संख्याओं के बाद में हमारे पास आती हैं पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्या को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर यानी i से रिप्रेजेंट किया जाता है। और साथ में अन्य बुकों में इंटीजर नंबर को z से भी लिखा जाता है। तो i और z दोनों ही पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करने के समुच्चय होते हैं। z लिखा हुआ है तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, i लिखा हुआ है तो भी वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही इस रूप में है, पूर्णांक संख्याओं के रूप में है। उसके बाद क्यों, ये कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। ध्यान रखना, वैसे परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर R से शुरू होता है, लेकिन परिमेय संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। ये सिंबल है, ध्यान रखने हैं आपको। तो परिमेय संख्याएं किससे प्रदर्शित हो गई हैं? Q से। वैसे ही अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिनका अंग्रेजी में नाम होता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर i से शुरू होता है तो इसे i से प्रदर्शित नहीं करते हैं, फिर तो सेम हो जाएंगे पूर्णांक और वो भी। तो उसको प्रदर्शित करते हैं किससे? t से। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे लिखते हैं? t से लिखते हैं। और एक है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, और रियल नंबर को r से ही प्रदर्शित करते हैं उसी के नाम से, ठीक है। और सबके लास्ट समिश्र संख्याएं हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये चैप्टर हमारा हो गया है, इसलिए हम इसके बारे में भी बता देते हैं। समिश्र संख्याएं जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं यानी C से रिप्रेजेंट होती हैं। तो एक कुछ संख्याएं हैं और उनके समुच्चयों के नाम हैं, हम उन्हें किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है सभी में। यहां पर सभी में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अनेक अवयव हैं, फिक्स नहीं, हमें नहीं पता कितने हैं, इसलिए इनको इसी प्रकार से आप चाहें तो इन्हें रोस्टर रूप में लिख सकते हो, लेकिन सभी को रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब किन किन को लिखा जा सकता है वो भी देख लीजिए। देखो प्राकृत संख्याएं हमें पता है 1 से शुरू होती हैं और क्रमबद्ध चलती हैं, सही है, सूचीबद्ध रहेंगी 1 2 3 4 5। पर क्या आपको एंड पता है? अभी तो चलते रहेंगे, हम कहां तक लिखेंगे? तो कुछ लिख लीजिए आप, 4 या 5 एलिमेंट्स लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे। आगे अनेक हैं, पता नहीं है तो ऐसे हो अनेक, तब कुछ अवयव लिखने के बाद आप 3 डॉट लगा दीजिए। कितने डॉट लगा दीजिए? 3। काउंटिंग का ध्यान रखना, 3 ही होने चाहिए। हम क्या करते हैं, अब तक यही काम किया है, जितने लगा सकते हैं उतने लगा दीजिए। दशमलव संख्याओं का प्रसार पढ़ा था 10वीं में, तो कहीं पर निकाला कि 1.434343 आए जा रहा है, तो हमने यूं कर दिए कि चलने दो, कितना भी लंबा हो रहा है इसका मतलब आगे बढ़ रहा है। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, इस प्रकार से आगे अनेक आपके पास संख्याएं आ रही हो या फिर कहें तो लेटर्स आ रहे हो, तो उस कंडीशन में हम आगे केवल 3 ही डॉट लगाते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। तो यहां हम कितने डॉट लगाएंगे? 3 डॉट, और उसके बाद मंझला कोष्टक बंद कर देंगे। तो वहां हमें पता लग गया कि 1 2 3 4 5 इसी क्रम में आगे अनेक और भी संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये अनेक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉट। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं किससे शुरू होती हैं? 0 से। बाकी सेम ऐसे ही 1 फिर 2 फिर 3 4 ये चलता रहेगा, और 3 डॉट। जेड, अब जेड के तो दोनों ही तरफ कैसे होते हैं? अनंत पद होते हैं, इधर भी और इधर पॉजिटिव भाग में भी, ठीक है। तो इधर वाले में 3 डॉट हम यूज लेंगे, उसके बाद -3 -2 -1 फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, और ये आते रहेंगे इसी प्रकार से। इधर पॉजिटिव संख्याएं बढ़ेंगी, उधर नेगेटिव संख्याएं आगे कम होती चली जाएंगी।
तो इधर भी 3 डॉट, इधर भी 3 डॉट, तो इसे भी हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। आगे बात परिमेय संख्याओं की। अब परिमेय संख्याओं को रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्यों? क्योंकि हम इसे p बटे q के रूप में लिख पाते हैं। यहां पर कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, जैसे एक सीरियल मिल रहा है ऐसा सीरियल यहां नहीं मिलता है, तो इसका रोस्टर रूप नहीं होगा। ऐसे ही अपरिमेय संख्याओं का भी रोस्टर रूप नहीं होगा, तो ऐसे ही वास्तविक संख्याओं का भी नहीं होगा, तो फिर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी नहीं होगा। तो जिनका हो सकता था वो हमने यहां पर प्रदर्शित किए। अब इनके अलावा और भी हैं हमारे पास संख्याएं, वो कौन सी? आप कहोगे सर जी सारी आ गई, फिर कौन सी रह गई? रह गई इनके कुछ टुकड़े रह गए हैं। जैसे हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की, तो पूर्णांकों में धनात्मक पूर्णांक आपने पढ़ी है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, जिसको कि ऋणेतर पूर्णांक भी कहते हैं, ऋण से इतर यानी ऋणेतर। धनात्मक पूर्णांक या ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो कि 0 से बड़ी हैं, तो उनको किससे प्रदर्शित करते हैं? Z, और ऊपर लगाते हैं प्लस का चिन्ह। कहां लगाते हैं भाई? ऊपर के हिस्से में लगाते हैं प्लस का चिन्ह, ठीक। या फिर Z से नहीं लिखना चाहते तो I से लिखोगे तो I प्लस, क्या लिख सकते हो? I प्लस। ऐसे ही धनात्मक नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी लिखी जा सकती हैं। ये धनात्मक है तो ऋणात्मक वाली क्या हो जाएंगी? Z माइनस। इसको क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक या धनेतर, ऋणात्मक या धनेतर। धनेतर यानी धन से इतर, जो धनात्मक से दूर हैं, तो धनेतर पूर्णांक संख्याएं उनको लिखेंगे हम Z प्लस से, ठीक। और भी कह सकते हैं हम अशून्य पूर्णांक संख्याएं, अशून्य जिसमें शून्य नहीं आता हो, अशून्य पूर्णांक संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे? यानी संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का ऐसा समूह, देखो ये पूर्णांक संख्याओं का समूह है, ऐसा समूह जिसमें 0 नहीं हो, तो उसे कहेंगे अशून्य पूर्णांक संख्याएं। और वो किससे प्रदर्शित की जाती हैं? Z0 से। ध्यान रखना 0 नीचे लगेगा, इसको हटाना है तो जो हटाना है वो नीचे आएगा, तो Z0, ठीक है। ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करी थी तो नेगेटिव ऊपर है, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करी थी तो पॉजिटिव ऊपर है। हमने नीचे नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थी इसलिए पॉजिटिव को प्रदर्शित कर दिया ऊपर। ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित कर दिया, पर इसमें शून्य नहीं है, नहीं है तो उसको नीचे लगाया। ऐसा नहीं कि Z0 0 ऊपर लगा दिया हो, ऐसा नहीं किया है। कहां लगेगा? नीचे, क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही Q0, अब Q0 क्या होगा बताओ? क्या होगा? अशून्य परिमेय संख्याएं होंगी। क्या हो जाएगा? अशून्य परिमेय संख्याएं। ऐसे ही R0 क्या होगा? अशून्य वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और ऐसे C0 अशून्य सैद्धांतिक संख्याएं। तो ये 0 लग रहा है, इसका मतलब है उनमें 0 शामिल नहीं है। ऐसे ही Q प्लस होगा धनात्मक परिमेय संख्याएं, Q नेगेटिव होगा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऐसे ही R प्लस होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं और R माइनस होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो समझ गए हो इन चीजों को कि प्लस माइनस और ये 0 कहां कहां लगाने हैं। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के कुछ हमने नाम बताए हैं कि ये आपके पास सेट के रूप में नाम होंगे। आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है तो आप इनका अर्थ समझें। n है तो प्राकृत संख्याएं हैं, w है तो पूर्ण संख्याएं हैं, i या z लिखा हुआ है तो पूर्णांक संख्याएं हैं, कहीं पे q लिखा है तो परिमेय संख्या है, t लिखा है तो अपरिमेय है, r लिखा हुआ है तो वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है, और c लिखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सैद्धांतिक संख्या की बात हो रही है, z प्लस लिखा है तो धनात्मक पूर्णांक है, z माइनस है तो ऋणात्मक पूर्णांक है, z0 है तो अशून्य पूर्णांक है, क्यों 0 है तो अशून्य परिमेय संख्याएं हैं, R0 है तो अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं, Q प्लस है तो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, Q माइनस है तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे ही R प्लस है तो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और R माइनस है तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये संख्याओं से संबंधित कुछ सेट हैं जो हमने बताए हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लें आप।
रोस्टर रूप के कुछ उदाहरण हैं, उनमें से पहला है, कह रहा है समीकरण x² प्लस में x-2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। इस समीकरण मिली है, समीकरण को हम हल करेंगे तो मैं गुणनखंड विधि काम में ले सकता हूं। यहाँ पे लिख सकता हूं इसको 2x माइनस का x माइनस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन आएगा, बचेगा x, यहाँ से प्लस का 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 आपके पास सर्वनिष्ठ गुणनखंड है तो यहाँ से बचा x और यहाँ से माइनस का 1, 2 गुणनखंड आ गए। दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे पास x के 2 मान आ जाएंगे, x बराबर -2 और दूसरा मिलेगा x बराबर प्लस का 1। इसलिए x के 2 मान आए तो हम इसके हलों का जो रोस्टर रूप है उस रोस्टर रूप को लिखना चाहें तो क्या क्या होगा, वो एक तो -2 और दूसरा 1। ठीक है, मसले कोष्टक में लिख देंगे, दोनों के बीच में कोमा लगा दिया है, 2 ही थे तो ये आपके पास इस समीकरण के हलों का क्या है, रोस्टर रूप है या कहें तो सेट है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, कहता है समुच्चय, एक समुच्चय मिला है x सच दैट, x ये डॉट लगे हुए हैं इसको बोलते हैं सच दैट। इस प्रकार से x इस प्रकार से है कि x एक धन पूर्णांक है, अभी बताया था धन पूर्णांक क्या होता है, z प्लस धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और x² का मान 40 से छोटा है तो इसे रोस्टर रूप में लिखना है आपको। तो यहां इस वाले पार्ट की हम बात करें तो x धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक कहां से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे। हम करते हैं 1 का स्क्वायर, फिर हम करते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि x² हो रहा है तो हम करते जाते हैं इनका, फिर करते हैं 3 का स्क्वायर, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 और 6 का 36। आगे 7 भी लिखूं तो 7 का होता है 49, पर हमारे पास तो x² का मान 40 से छोटा होना चाहिए। तो 40 से छोटा कहां तक होगा, 36 तक ही होगा स्क्वायर में यदि कोई पूर्णांक मिलेगा तो ये धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए आपके पास इस समुच्चय को यदि मैं a नाम दूं तो a समुच्चय बदल करके रोस्टर रूप में क्या आया, कितना इतना आया, 1 2 3 4 5 और 6। क्यों, क्योंकि 1 से 6 तक के धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग ही 40 से छोटा होता है। अब यदि आप इससे बड़े लोगे तो वो आपके पास 40 से बड़ा यानी 7 ले लेंगे तो 49 आएगा, 49 40 से बड़ा है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो 1 से 6 तक के अवयव ही यहां पर आएंगे। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां पर। तो रोस्टर रूप में हमने देखा कि हम समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, उनको कोमा के द्वारा पृथक करते हैं और उन्हें मसले कोष्टक में लिख देते हैं। ठीक है, और वहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको कि हम जितने भी अवयवों को वहां लिख रहे हैं वहां पर एक अवयव एक से अधिक बार नहीं आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि कहीं पर एक से अधिक बार अवयव आ भी जाता है, जैसे आपको कहा जाए कि 36 के अभाज्य गुणनखंडों को आप रोस्टर रूप में लिखिए, और मान लीजिए ये आपके पास एक सेट है A, तो हम सेट A के अंतर्गत आने वाले जो अवयव होंगे वो क्या क्या होंगे, 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 3 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 2 लिख देंगे और 1 3 लिख देंगे बस, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है। सेट में अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाता है, उसको रिपीट नहीं करते हैं सामान्यतः। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है समुच्चय निर्माण या नियम रूप की। ये क्या होता है, देखिए किसी जो भी आपके पास समुच्चय होगा उस समुच्चय के सभी अवयव हैं किसी न किसी एक नियम के द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं, उनमें कोई ना कोई नियम जरूर या कोई ना कोई गुणधर्म जरूर लागू होता है। तो यदि हम समुच्चय के सभी अवयवों को ना लिख करके उनमें एक प्रतिनिधित्व अवयव लेते हैं, एक चर अवयव ले लेते हैं और उस चर के रूप में हम उसका कोई एक नियम बना करके लिख देते हैं, जिसे हम कथन भी कह सकते हैं, तो फिर इस प्रकार से लिखा हुआ रूप समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप कहलाता है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि समुच्चय के अवयव को हम एक चर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और सभी अवयवों को एक संबंध जो कि नियम के रूप में होगा, जिसे हम कथन भी कह सकते हैं, कथन के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे आपके पास एक रोस्टर रूप में लिखा हुआ है A E I O U, ठीक है, ये एक रोस्टर रूप है।
किसी सेट का। अब कहा जाए इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखे। अब आप इनको देख करके कुछ तो पता कर रहे होंगे कि इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। बिल्कुल है। क्या है? ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या बनेगा? तो इसका समुच्चय निर्माण रूप हम बनाएं तो क्या लिखेंगे? सेट ए, और फिर इन सभी एलिमेंट्स को एक चर अवयव के द्वारा लिख देंगे। वो मान लिया मैंने x है। ठीक है। x किस प्रकार से है उसके लिए हम यहां पे लगाते हैं सच दैट का चिन्ह। इसे कोलन का चिन्ह भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सच दैट, या फिर कोलन का चिन्ह भी कहा जाता है। सच दैट यानी इस प्रकार से, x सच दैट या x कोलन, x इस प्रकार से है। किस प्रकार से है भाई? तो x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये हमने एक कथन लिख दिया। वो नियम कह लो चाहे क्या कह दो, कथन कह दो। तो एक कथन हमने लिखा, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो हमने इस रोस्टर रूप को बदल दिया समुच्चय निर्माण रूप में। सभी अवयवों को एक चर से प्रदर्शित कर दिया है और उस चर को हमने डिफाइन किया कि वो चर है क्या। तो x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आप लिखोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, रोस्टर रूप वापस बनाना चाहो तो ये है समुच्चय निर्माण रूप। चलिए इसके भी एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। कहता है समुच्चय ए 1, 4, 9, 16, 25 इसी क्रम में डॉट डॉट डॉट, यानी आगे ऐसे अनेक अवयव हैं को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आप इस ए पे एक बार फिर से गौर कीजिए। 1, 4, 9, 16, 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये चलता रहेगा। आगे 6, 7, 8 के स्क्वायर चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है? ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं। आप यूं भी कह सकते हो धन पूर्णांक संख्याएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन पूर्णांक कहो चाहे प्राकृत संख्या कहो, है तो सही। पूर्णांक भी ठीक है, धन पूर्णांक भी है ये, और प्राकृत भी है। तो हम इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे x। x नहीं लिखना चाहते हो n लिख लीजिए, कोई भी चर राशि हो चलेगा, जो आप चाहें। n लिखो तो n लिख लो, x लिखो तो x लिख लो। मैंने n लिख दिया, चलो, क्योंकि प्राकृत संख्या में लिख रहा हूं इसलिए n से रिप्रेजेंट कर देता हूं। n सच दैट, n किस प्रकार से है? n प्राकृत संख्या का वर्ग है। n क्या है? n यहां पर क्या आ रहा है? n प्राकृत संख्या का वर्ग क्या है आपके पास? चलो मैं यहां इसे x से रिप्रेजेंट करता हूं। x क्या है? x प्राकृत संख्या n का वर्ग है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, या फिर x बराबर n स्क्वायर भी कह सकते हो। n का मान 1, 2, 3, 4, 5 से लिखते जाओ, आपको x मिलता चला जाएगा। या फिर आप यूं भी लिख सकते हो कि x सच दैट x है वो n स्क्वायर है, और n क्या है? धन पूर्णांक संख्या z प्लस है। यूं भी लिखा जा सकता है। या फिर ऊपर वाले को, यहां लिखे हुए को आप ऐसा लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n यानी प्राकृत संख्याएं। तो आप जोन सा आंसर देना चाहे वो दे सकते हो। ये भी ठीक है, इस रूप में लिखा हुआ, ये कथन में लिखा हुआ है, ये नियम रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक उल्टा हमने साइन बनाया है, उल्टा ए, इस प्रकार से उल्टा ए, इसको बोलते हैं फॉर एवरी। आपको धीरे धीरे हम बहुत सारे सिंबल्स के बारे में बता रहे हैं। एप्सिलॉन आ चुका है जिसको बिलोंग्स टू कहते हैं हम, सच दैट आ चुका है जिसे कोलन भी कहते हैं हम। ये फॉर एवरी है, यानी प्रत्येक के लिए। तो यानी n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए है, प्रत्येक n के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए। तो ऐसे ही है n बिलोंग्स टू z प्लस, n किस में है? धन पूर्णांक संख्याओं में है। ठीक है, तो यहां भी आप चाहें तो फॉर एवरी यूज ले सकते हैं, प्रत्येक n बिलोंग्स टू z प्लस के लिए मान है। तो तीन रूप तीनों ही ठीक है, तीनों में से कोई गलत नहीं है।
फोर्थ पे आ जाइए, समुच्चय ए बराबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसे भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। आप ध्यान से देखिए, 1/2 हुआ, फिर 1 से अधिक 2 आया, 2 से अधिक 3, 3 से अधिक 4, लगातार बढ़ रहे हैं ऊपर संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 तक आ गए, और नीचे 1 से ज्यादा है, नीचे ऊपर वाले से 1 ज्यादा है। ऊपर 1 है तो नीचे 2, ऊपर 2 है तो नीचे 3, ऊपर 3 है तो नीचे 4, ऊपर अंश से 1 अधिक है हर। तो यहां पर आप इसे किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हो? ए, नियम तो पता लग रहा है क्या हो रहा है, मैंने इसको लिखा x, ये एक एलिमेंट्स हो गया है x, या फिर x ना लिख करके आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, मैंने x से लिख दिया है। अब x क्या है? x n/n से 1 अधिक है, नीचे ऊपर n है तो नीचे n से 1 ज्यादा है, ठीक है। ये हमारे पास एक नियम आ गया। आप रखिए n का मान 1 तो नीचे कितना आएगा? 2, n का मान 2 रखिए, आपको 3 मिलेंगे, 4 रखोगे तो 5 मिल जाएंगे, ठीक है। पर सीमा तो है यहाँ पर, n मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6, तो n का मान है वो लेस देन इक्वल टू 6 हो सकता है, ठीक है। जहां क्या है? जहां n प्राकृत संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या है, प्राकृत नहीं तो धन पूर्णांक भी लिख सकते हो आप, या n बिलोंग्स टू n भी लिख सकते हो। तो ये मान हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप है, ध्यान रखना है क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से नियम बनाना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। एक उदाहरण रह गया है, उसमें मैचिंग करनी है रोस्टर और किसकी? रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप भी। तो आप चेक कीजिए उसे, हमने एग्जाम्पल कराए हैं आपको खूब सारे, अब आप एक एक को देख करके चेक कर लीजिए कौन सा किसके साथ मैच करेगा, ठीक है। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी अनवरत जारी रहे। थैंक यू, बाय।